नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द जैसे कि अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, गुआनोटेलिक, किडनी, नेफ्रॉन, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस फिल्टर, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, इधर देखिए असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, यूरेटर डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, नेफ्रोलॉजी, यूरेटोलॉजी और जीएफआर। ये अगर आप इस 20 टर्म को याद कर लेते हो तो ये समझ लीजिए कि उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। 100 में से 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं 20 शब्दों से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन 20 शब्दों के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। एक्चुअली में ये शब्दों का कार्य क्या है, इन शब्दों का अर्थ क्या है, इन शब्दों की मीनिंग क्या है। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की, एलपी टेक्नीशियन की, आरआरबी जेईई की, आरपीएफ की, एसएससी की या फिर कोई अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भैया ये क्लास देख लेना। आज के बाद में उत्सर्जन तंत्र से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअली में ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। ध्यान से समझना। एक्सीरेटरी सिस्टम, चैप्टर का नाम क्या है? एक्सीरेटरी सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। हमारे पास जगह कम है, हमें इसी जगह पर सारी चीजें समझनी है, इसलिए एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस चैप्टर की मीनिंग समझते हैं, इस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि एक्चुअली में इस चैप्टर का मतलब क्या है। एक्सीरेटरी सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है भैया ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह, अंगों का समूह। अंगों का समूह क्या कहलाता है? अंगों का समूह कहलाता है भैया सिस्टम अर्थात तंत्र। ऐसे बहुत सारे अंगों का समूह जो सिमिलर काम करते हैं, जो एक जैसे काम करते हैं, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। और ये अंगों का समूह क्या काम करता है? एक्सीरेटरी। एक्सीरेटरी का मतलब है भैया यहाँ से एक्सीरेशन से। किससे? एक्सीरेशन से यानी कि उत्सर्जन से। तो ऐसे बहुत सारे अंगों का समूह है जो भैया उत्सर्जन में सहायक होते हैं, एक्सीरेशन में सहायक होते हैं। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? एक्सीरेटरी सिस्टम कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सीरेशन क्या है, उत्सर्जन क्या है? तो हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिनके तहत अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जहरीले यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ए और दो चीजें ये आपस में जुड़ करके तीसरी और चौथी चीज का निर्माण करती है। यानी कि आप कह सकते हो कि ए और बी है, ये अभिकारक है, इन्होंने सी और डी यानी कि उत्पाद का निर्माण किया। ये क्या है? ये अभिकारक है, इन्होंने उत्पाद का निर्माण किया। तो उत्पाद के साथ साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है, कुछ वेस्ट निकलता है। वैसे ही हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिनके तहत वेस्ट बनता है। जो वेस्ट बनता है, ये जो अपशिष्ट बनता है, ये अपशिष्ट हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? इसे शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात कहूं तो हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिनके तहत कुछ चीजों का निर्माण होता है और साथ ही साथ में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रहे तो ये हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर सकते हैं, हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर सकते हैं, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, हमारे शरीर के ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं अगर ये टॉक्सिक कंपाउंड हमारे शरीर से बाहर नहीं गए तो इन हानिकारक पदार्थों को, इन जहरीले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है भैया। अब ये कौन कौन से टॉक्सिक कंपाउंड है?
तो वो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके भैया, वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ, सारी की सारी ही चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए भैया, आपने नाम सुना है यूरिया का, आपने नाम सुना है यूरिया का। इस यूरिया का निर्माण हमारा लीवर करता है। तो यूरिया हमारे शरीर के लिए भैया टॉक्सिक कंपाउंड है, एक जहरीला यौगिक है। अगर ये हमारे शरीर में रहा तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। वैसे ही यूरिक एसिड, इसके अलावा अमोनिया, इसके अलावा क्रिएटिनिन, यह हमारे शरीर के मुख्य टॉक्सिक कंपाउंड है, हानिकारक कंपाउंड है। इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो हमारा शरीर के बहुत सारे अंग डैमेज हो सकते हैं, इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। इसके अलावा स्वीट, यानी कि जो आपका पसीना होता है, ये पसीना जो आपका पसीना होता है, पसीना भी एक हानिकारक होता है। जब पसीना निकलता है तो पसीना में क्या निकलता है, जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है, NaCl है, और जो कुछ आयंस है वो पसीने के साथ में बाहर निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर में रहा तो ये जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। तो ये सभी हानिकारक पदार्थ है भैया। तो इन सभी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। आप तो ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में कुछ जहरीले यौगिकों का निर्माण होता है, कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, और उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। उन अंगों को क्या कहा जाता है, उन अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। जिनमें से जैसे कि आपकी स्किन है, यानी कि आपकी त्वचा है, आपके लंग्स है, आपके लीवर है, और आपकी किडनी है। तो मुख्य रूप से जो होता है वो आपकी किडनी भैया मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, जो बहुत सारी चीज़ों को शरीर से बाहर निकालती है। अब ये जो आप देख रहे हो, ये मुख्य जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये सभी यूरिन यानी कि मूत्र की सहायता से आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। और इस यूरिन का निर्माण कौन करता है, आपकी किडनी करती है। किडनी क्या करती है भैया, आपके ब्लड को फिल्टर करती है, और ब्लड में क्या होता है, आपका यूरिन होता है, और इस यूरिन के साथ में हमारे शरीर से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन इस शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान होना जरूरी है। अब अगर 5 से 7 मिनट 8 मिनट अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब भैया इन सभी चीजों के बारे में आपको सीखने में आसानी रहेगी। आइए एक एक के बारे में बात करते हैं। मैं इनको मिटा देता हूं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। अरे अभी जो मैंने आपको बताए हैं वो सब उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये सब क्या है, ये सब भैया अपशिष्ट पदार्थ है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। मैं फिर लिखता हूं, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है, सजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पहला है मोनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक, तीसरा है यूरिकोटेलिक और चौथा है गुआनोटेलिक। अब एक एक का मतलब समझिए। बात आती है कि अमोनोटेलिक क्या है। तो ये जितने भी मैंने आपको उत्सर्जी पदार्थ बताए हैं, इन उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, किसका, अमोनिया का, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, ऐसे जीवों को कहा जाता है अमोनोटेलिक। अब वो जीव कौन कौन से हैं, तो जितने भी जलीय जीव है, जितने भी जलीय जीव है वो सभी जीव भैया अमोनोटेलिक में आते हैं। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अमोनोटेलिक है क्या। उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा जो जीव
अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का एक्सीरेशन यानी कि उत्सर्जन करते हैं, उन जीवों को कहा जाता है अमोनोटेलिक। और वो जीव कौन कौन से हैं? जलीय जीव है, जैसे कि मछली हो गई, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मेंढक हो गई। ये सब क्या है? ये सब भैया अमोनोटेलिक है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा एक अमोनोटेलिक का उदाहरण है? तो भैया जलीय जीव होंगे, क्योंकि ये सभी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जो उत्सर्जित पदार्थों में सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक कहा जाता है। आ गई बात समझ में? ओके। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा यूरियोटेलिक क्या है। तो यूरियोटेलिक है ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थों में सबसे ज्यादा किसका? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वो जीव यूरियोटेलिक कहलाते हैं। ऐसे जीव जो सबसे ज्यादा उत्सर्जित पदार्थों में किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। यानी कि वो अपने शरीर में सबसे ज्यादा उत्सर्जित पदार्थों में किसको बाहर निकालेंगे? यूरिया को बाहर निकालेंगे। ऐसे जीवों को कहा जाता है यूरियोटेलिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा भैया स्तनधारी। क्या होगा? स्तनधारी होगा भैया, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता। मनुष्य भी इसी में ही आता है भैया। तो मनुष्य सबसे ज्यादा उत्सर्जित पदार्थों में किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और हम जो है भैया वो है यूरियोटेलिक। हम क्या है? यूरियोटेलिक है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अमोनोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यूरिकोटेलिक। ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थों में सबसे ज्यादा अपने शरीर से किसको बाहर निकालते हैं? यूरिक अम्ल को। किसको? यूरिक एसिड को। ऐसे जीवों को कहा जाता है यूरिकोटेलिक। ठीक है भैया। और इसके एग्जाम्पल क्या है? सरीसृप जो रैंक कर चलते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली और भैया पक्षी, ये इसके उदाहरण है। इतनी बात क्लियर है? गुआनोटेलिक क्या है? तो ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थों में सबसे ज्यादा गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? गुआनिन का। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है भैया मकड़ी और बिच्छू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मकड़ी और बिच्छू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुआनिन क्या है? एक नाइट्रोजीनियस बेस, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है। जैसे आपने डीएनए की संरचना में पढ़ा होगा, पढ़ा था ना, एडेनिन, गुआनिन, वो वाला गुआनिन है भैया ये। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया अमोनोटेलिक क्या है, यूरियोटेलिक क्या है, यूरिकोटेलिक क्या है, गुआनोटेलिक क्या है। अगर मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाता तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से, सबसे पहले मैंने चैप्टर की मीनिंग से स्टार्ट किया था और यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपका एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूँ। अमोनोटेलिक ऐसे जीव होते हैं जो उत्सर्जित पदार्थों में सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि अपने शरीर से अमोनिया का त्याग करते हैं। और वो क्या है? वो है भैया जलीय जीव, जैसे कि मेंढक और मछली। दूसरा आता है यूरियोटेलिक। ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थों में सबसे ज्यादा किसका? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और इसका उदाहरण है स्तनधारी, मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता। ये सभी सबसे ज्यादा उत्सर्जित पदार्थों में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे जीवों को कहा जाता है यूरियोटेलिक। नंबर 3 पर आता है यूरिकोटेलिक। ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थों में सबसे ज्यादा यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, अपने शरीर से यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं। ऐसे जीव है जैसे कि सरीसृप, जैसे कि सांप और छिपकली जो रैंक कर चलते हैं, उन्हें कहा जाता है रेप्टाइल्स, सरीसृप कहा जाता है। पक्षी, जितने भी पक्षी है वो सभी इसी में ही आते हैं, वो सभी यूरिकोटेलिक होते हैं। चौथा है गुआनोटेलिक, जैसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थों में सबसे ज्यादा गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं। गुआनिन क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है। ठीक है। एग्जाम्पल मकड़ी और बिच्छू। इस गुआनिन के बारे में आप डीएनए की संरचना में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो आशा करता हूं इन 4 शब्दों का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी बात क्लियर है? अब मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा कि हमारे पास जगह कम है, आपको इसी ही जगह में ही बहुत सारी चीजें सीखनी है। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया आपने? ओके, मिटा दो। ओके, अब भाई इन्हें मिटा देता हूं और अब हम आगे चलते हैं। अगला टर्म कौन सा है भैया हमारा? तो अगला टर्म है भैया हमारा किडनी नंबर 5 पर।
अब किडनी के बारे में तो आप सब जानते हो, किडनी का काम क्या है भैया, बताओ किडनी का काम क्या है, क्या काम है किडनी का? किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि फिल्ट्रेशन का काम है। छानना, किसको? ब्लड को। तो ब्लड को छान करके ये किसका निर्माण करता है? ये यूरिन का निर्माण करता है। और इस यूरिन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि वाटर होता है 95% में, तो यूरिया होता है 2% में, ठीक है। यूरिक एसिड होता है भैया 2.5% में होता है यूरिया, हाँ। यूरिक एसिड होता है भैया 0.4% में, ठीक है। और उसके अलावा बात करूँ मैं आपको, ये 2% होता है, शायद 2.5% होता है, कुछ ऐसे ही होता है। मैं एक बार देख लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी मोटी चीज़ों में गलती हो जाती है। 2.6% होता है भैया यूरिया, 0.4% होता है, ठीक है। और उसके अलावा बचा क्रिएटिनाइन। तो ये जो क्रिएटिनाइन होता है ये होता है भैया 2% में। क्रिएटिनाइन क्या है? ये भैया हमारे जो बोन्स और जो मसल्स होती है उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्रिएटिनाइन फास्फेट, जब ये टूटता है तो इस क्रिएटिनाइन यौगिक का निर्माण होता है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें होती है आपके यूरिन में। वाटर कितना होता है? 95% होता है, यूरिया 2.6% होता है, यूरिक एसिड 0.4% होता है, और क्रिएटिनाइन कितना होता है? क्रिएटिनाइन 2% होता है। तो ये है। यूरिन का पीएच मान जो होता है वो होता है 6। इसका पीएच मान कितना होता है भैया? इसका पीएच मान होता है 6। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया दुर्बल अम्लीय। अरे भाई 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है पीएच स्केल में, और 7 पर जो मान होगा वो उदासीन होगा। तो 6 है भैया, तो दुर्बल अम्लीय होगा। क्या होगा? दुर्बल अम्लीय होगा। कौन? आपका यूरिन, आपका मूत्र। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो आपकी किडनी होती है, इस किडनी का मुख्य काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रनिस्पंदन या फिर फिल्ट्रेशन, यानी कि ये ब्लड को छानने का काम करती है आपकी किडनी, ठीक है। अब ब्लड में से क्या क्या चीज होती है? तो बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, बहुत सारी बुरी चीजें होती है। मैं आपको बता देता हूं कि आपके ब्लड में क्या क्या होता है। तो मैंने कहा कि लगभग 95% तो भैया क्या होता है? लगभग 95% आपके यूरिन में, ब्लड में तो बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको यूरिन में बता रहा हूँ फिलहाल। यूरिन में 95% तो वाटर होता है, यूरिया होता है 2.6%, यूरिक एसिड होता है 0.4%, क्रिएटिनाइन होता है 2%, और भी अदर चीजें होती है कुछ नामात्र में, थोड़ा लगभग में मान होता है ये। अब आपके ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है, अमीनो एसिड होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, पानी होता है। उसके अलावा यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, क्रिएटिनाइन होता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। जब किडनी में ये ब्लड आता है तो किडनी भैया इस ब्लड को छानती है, जिसमें से जो अच्छी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, आयंस है, पानी है, इनका तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जो अधिक मात्रा में पानी है और ये जो अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन, इन्हें भैया यूरिन की सहायता से आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भैया अगर आपको एक्सीलेटरी सिस्टम के बारे में और डिटेल में समझना है, बहुत अच्छे से एक एक चीज के बारे में पढ़ना है, तो मैंने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो किडनी का सीधा सा काम है भैया ब्लड को छानना और यूरिन का निर्माण करना, और यूरिन का निर्माण करना। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको किडनी के बारे में समझ में आ गया। अब भैया बात करते हैं किडनी का काम क्या है। किडनी का काम है ब्लड को छानना, ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है भैया नेफ्रॉन। तो 6 नंबर पर है नेफ्रॉन। ये किडनी की कोशिका है। किडनी का जो काम है ब्लड को छानना वो ये नेफ्रॉन ही करता है, इसलिए इस नेफ्रॉन को हम किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहते हैं। किडनी की एक कोशिका है, किडनी की से सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। तो जो कार्य किडनी करता है वही कार्य आपका नेफ्रॉन करता है। इतनी बात क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है,
तो नेफ्रॉन है। मैं आपको मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ। ये चीज़ें समझ में आ गया आपको? ओके भैया, अब ध्यान से समझिए। नेफ्रॉन पर बात आती है। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की कोशिका है। क्या है भैया? नेफ्रॉन क्या है? किडनी की कोशिका है, पहली चीज तो। दूसरी चीज क्या है? सबसे छोटी इकाई है भैया किडनी की, सबसे छोटी इकाई है। दूसरा क्या है? अगर किडनी की आपसे क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई पूछे तो क्या बताओगे भैया? नेफ्रॉन है, क्योंकि किडनी में जो कार्य करने वाली इकाई है वो नेफ्रॉन है, इसलिए इसे क्रियात्मक कहा। संरचनात्मक क्या है? इसकी संरचना का निर्माण भी, किडनी की संरचना का निर्माण भी नेफ्रॉन ही करते हैं। एक किडनी का वजन 117 ग्राम होता है। हमारे शरीर में एक जोड़ी यानी कि 2 किडनी होती है, यानी कि 17 दूनी 34, 340 ग्राम की आपकी किडनी होती है। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको भैया यहाँ पर नेफ्रॉन की संरचना बताता हूँ, जिसमें आपको बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस फिल्टर, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे टर्म आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके भैया, मिटा दो। ओके, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए भैया। वैसे मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना अलग से पढ़ा रखी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, यह आपको कप के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, यह आपको कप के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, ये कप के समान जो संरचना होती है, ये होती है भैया बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, बोमेन का संपुट। इसकी संरचना किसके समान है? या तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर के समान भी कह सकते हो, या फिर कप के समान भी कह सकते हो। इतनी बात क्लियर है? तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, तो वहां पर आपका ऑप्शन आएगा बोमेन्स कैप्सूल। तो ये आपको राइट आंसर करके आना है। इसमें क्या होता है? इसमें भैया नेचुरल फिल्टर लगे हुए होते हैं। नेचुरल क्या लगे होते हैं? फिल्टर लगे हुए होते हैं। अब ये फिल्टर क्या करते हैं? तो भैया ये ब्लड को छानने का काम करते हैं। एक रीनल आर्टरी आती है जो ब्लड को छानने के लिए इस बोमेन्स कैप्सूल तक लेकर के आती है, और एक रीनल वेन्स होती है जो भैया छने हुए ब्लड को वापस शरीर के अंगों तक पहुंचा देती है। ध्यान से समझिए, हमारे शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, उन सभी अलग अलग अंगों से रीनल आर्टरी यानी कि जो रीनल धमनी होती है वो ब्लड को छानने के लिए भैया इस बोमेन्स कैप्सूल तक लेकर के आती है, इस नेफ्रॉन की संरचना तक लेकर आती है, ताकि ये नेफ्रॉन इस ब्लड को छान सके। तो ये क्या है? ये रीनल आर्टरी है भैया, रीनल आर्टरी। तो ये ब्लड को लेकर के आई शरीर के अलग अलग अंगों से ब्लड को छानने के लिए। छने हुए ब्लड को कौन लेकर के जाता है? तो रीनल वेन्स लेकर के जाता है, यानी कि रीनल सिरा लेकर के जाता है छने हुए ब्लड को। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से ये भैया छन्ने के लिए ये ब्लड आया रीनल आर्टरी की सहायता से। किस में आया? वोमेन्स कैप्सूल में। वोमेन का संपुट कहा जाता है इसे हिंदी में। ये वोमेन्स वैज्ञानिक का नाम ही नहीं, वैज्ञानिकों के नाम पर इनका नाम दिया गया है। इतनी बात क्लियर है? इसमें नेचुरल फिल्टर लगे हुए होते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है। और ये इनका काम क्या है? इनका काम है भैया ब्लड को छानना। अब ब्लड में जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें छन करके किस में आ जाएगी? यहाँ पर नीचे आ जाएगी भैया। कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पर नीचे आ जाएगी, यहाँ पर नीचे आ जाएगी भैया। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। भैया जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें छन करके आ जाएगी। इस ग्लोमेरुलस फिल्टर से जितनी भी चीजें हैं ब्लड में वो सभी चीजें छन करके नीचे आ गई, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब ब्लड में क्या क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये आपका ब्लड है। अब इस ब्लड में कुछ चीजें अच्छी होती है, जो अच्छी होती है उन्हें मैं यहाँ लिख देता हूँ, और जो खराब चीजें होती है उन्हें मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब ब्लड छनने के लिए आया तो इसमें भैया वाटर था,
यानी कि पानी था। दिखाई दे रहा है आपको, क्या था इसमें? पानी था। पानी के अलावा इसमें ग्लूकोज था भैया। ग्लूकोज के अलावा इसमें एमिनो एसिड था। जब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें विटामिन्स थे भैया, कुछ मात्रा में आयंस थे, कुछ मात्रा में मिनरल्स थे। ये सारी चीज़ें अच्छी है भैया जो आपके ब्लड में थी। इतनी बात क्लियर है? नहीं दिखाई दे रहा है तो एडजस्ट कर लेना, मैं बोल तो रहा ही हूँ। खराब चीज़ें उसमें क्या है? यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है और क्रिएटिनिन है। ये खराब चीज़ें हैं भाई। अब इन्हें तो शरीर से बाहर निकालना है भाई। जो खराब चीज़ें हैं उन्हें तो शरीर से बाहर निकालना है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनका एब्जॉर्प्शन करना है, यानी कि उनको तो हमें वापस ही यूज में लेना है। इतनी बात क्लियर है? मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? ओके। देखिए भैया, अब मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि आपके ब्लड में कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ खराब चीज़ें होती है। अच्छी चीज़ों में क्या है? वाटर है यानी कि पानी है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल है, विटामिन है, आयंस है और मिनरल्स है। खराब चीज़ों में क्या है? यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, क्रिएटिनिन है। तो जब ब्लड छन्ने के लिए आया था भैया, इस बोमेंस कैप्सूल में क्या लगे हुए थे? ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस के गुच्छे लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? ग्लोमेरुलस के गुच्छे लगे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया? ब्लड को फिल्टर किया, ब्लड को छाना। छानने के बाद में जो चीजें ब्लड में थी जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, आयंस, मिनरल्स, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब चीजें छन करके भैया यहाँ पर आ चुकी है और इसे कहा जाता है पीसीटी। इसे क्या कहा जाता है? इस वाले हिस्से को पीसीटी कहा जाता है। अब छन्ने के बाद में जो बचा ब्लड है वो रीनल वेन्स की सहायता से जिस ऑर्गन के पास जाया था उस ऑर्गन के पास वापस चला जाता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि बोमेंस कैप्सूल क्या है? एक सी आकार का या फिर कप के आकार का एक संरचना होती है जो नेफ्रॉन में आपको दिखाई देती है और इसमें ग्लोमेरुलस फिल्टर होते हैं, ग्लोमेरुलस के गुच्छे होते हैं जो स्क्विमस टिश्यू के बने हुए होते हैं। इतनी बात क्लियर है? और ग्लोमेरुलस जो फिल्टर होते हैं इनका काम क्या है? इनका काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना। इतनी बात क्लियर है? पीसीटी के बारे में आपको समझ में आ गया। जब बोमेंस कैप्सूल से ये छन करके नीचे की तरफ आया, कप के समान जो दिखाई देने वाले आपको नेफ्रॉन की संरचना में, ये जब नीचे की तरफ देखा आपने तो आपको पीसीटी दिखाई दिया। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी वाली यहाँ तक, तो यहाँ तक क्या है? यहाँ तक भैया ये पीसीटी है। यहाँ तक क्या है? पीसीटी है। अब इस पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है तो मैं इन्हें मिटा देता हूँ कि आपके ब्लड में क्या क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है कि नहीं है? क्योंकि जगह कम है हमारे पास। अब ध्यान से समझना भैया। देखो भैया, पीसीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका भी कहते हैं या फिर आगे की तरफ घुमावदार जो नलिका होती है, इसे हिंदी में कुछ इन नामों से जाना जाता है। वैसे तो आपको पीसीटी ही याद रखना है। अब पीसीटी भी आगे जाकर के दो भागों में बटी हुई होती है, एक ये वाला भाग उतरता हुआ भाग और एक चढ़ता हुआ भाग। जो उतरता हुआ भाग है इसे कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है, जो आपको ये दिखाई दे रहा। और जो चढ़ता हुआ भाग है उसे कहा जाता है असेंडिंग लिम्ब। तो मुझे असेंडिंग लिम्ब। और ये जो आपको ये यू आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनले का लूप किस संरचना में देखा जाता है, तो नेफ्रॉन की संरचना में देखा जाता है। अब भैया इस पीसीटी का कार्य क्या है? तो मैंने आपसे कहा था कि छन करके बहुत सारी चीजें आ गई है, जो ब्लड में था, चाहे वो अच्छी चीजें हो चाहे खराब चीजें हो। अब अच्छी चीजों का तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज हमारे काम का है, तो इस पीसीटी में ग्लूकोज का और जो अमीनो एसिड है इनका क्या हो जाता है? इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इनका क्या हो जाता है?
एब्जॉर्प्शन हो जाता है भैया, इनका अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इनका अवशोषण हो जाता है। और ये पीसीटी H+ आयन त्याग देती है भैया जो बचा हुआ भाग है उसमें। अब ये जो बचा हुआ भाग है वो यूरिन ही होता है भैया, लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं जिनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और जो बची हुई चीज है वो यूरिन ही कहलाएगा। तो जैसे इसने H+ आयन त्यागा भैया, ये जो छन करके आया उसमें, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? उसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। जब भी H+ आयन किसी चीज में आता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है, एसिडिक नेचर की हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मूत्र का पीएच मान कितना था? 6। और भैया उसकी प्रकृति मैंने आपको कितनी बताई थी? उसकी प्रकृति मैंने आपको बताई थी दुर्बल अम्लीय, और पीएच मान कितना बताया था? 6 बताया था। तो वो H+ आयन के त्यागने के कारण ये पीसीटी H+ आयन त्यागता है, इसी के कारण उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, वो भी दुर्बल अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6 हो जाता है। यही रीजन है भैया। तो पीसीटी ने क्या किया? इस ग्लूकोज को और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कर लिया और उसमें H+ आयन त्याग दिया, जिससे उसकी प्रकृति अम्लीय हो गई। इतनी बात क्लियर? तो पीसीटी का कार्य समझ में आ गया। वुमेन्स कैप्सूल क्या है ये आपको समझ में आ गया, और ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या है ये आपको समझ में आ गया। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? पानी का पुनः अवशोषण होता है भैया, पानी का पुनः अवशोषण होता है। जब आप एक बार पानी पीते हो तो आपके शरीर के सेल टिश्यू पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। जब दोबारा ब्लड आपकी किडनी के पास फिल्टर होने जाता है तो उस समय जब भैया ब्लड छन करके तो आगे निकल जाता है, लेकिन जो बचा हुआ भाग है उसमें भैया जो अधिक मात्रा में पानी है वो तो शरीर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जितने हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है उसका भैया रीएब्जॉर्प्शन होता है, पानी का पुनः अवशोषण होता है भैया। पानी का क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है इस डिसेंडिंग लिम्ब में, यानी कि अवरोही नलिका में। जो उतरती हुई नली है इसमें, और जो चढ़ती हुई नली है भैया इसमें क्या होता है? इसमें NaCl यानी कि जो नमक होता है, और जो आयन्स होते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं, साथ ही साथ में कुछ विटामिन्सों का क्या होता है? इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अरे भाई, नमक NaCl है, आयन्स है, मिनरल्स है, और जो विटामिन्स है इनका क्या है? इनका एब्जॉर्प्शन होता है इस चढ़ती हुई नलिका में। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब और जो असेंडिंग लिम्ब है दोनों मिलकर हेनले के लूप का निर्माण करती है। तो अब आपको समझ में आ गया ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या है, पीसीटी क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, असेंडिंग लिम्ब क्या है, और लूप ऑफ हेनले क्या है, क्योंकि यहाँ तक मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका। अब यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई पीसीटी तक की। अब बात आती है आगे डीसीटी की, कि भाई डीसीटी क्या है। तो वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि डीसीटी में किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। पीसीटी से जो आया है, जो चीज आई है उसे भैया ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली संरचना होती है कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचाना, इसमें क्या होता है? ये सारी चीजें इकट्ठी होती है। ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें इकट्ठी होती है। संग्रहण नलिका भी कहा जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट को। डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये भी मैं लिख देता हूं भैया। कहाँ पे लिखूं? इधर लिख देता हूं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डीसीटी की फुल फॉर्म होती है भैया। इसमें किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो चीजें आई है छन करके उसमें भैया अच्छी अच्छी चीजों का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, जैसे कि पीसीटी में किसका हुआ था? ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का, इसने H+ आयन त्याग दिया था। फिर डिसेंडिंग लिम्ब में पानी का पुनः अवशोषण हो गया, और असेंडिंग लिम्ब में भैया नमक का, आयंस का और मिनरल्स का, साथ ही साथ में विटामिन्स का कुछ मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब अच्छी अच्छी चीजें तो सब एब्जॉर्प्शन हो गया भैया, सब चीजों का अवशोषण हो गया, लेकिन जो खराब चीजें हैं वो भैया डीसीटी की सहायता से कहाँ पे पहुंच जाती है? कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाती है, संग्रहित नलिका में पहुंच जाती है। यहाँ पर भैया कुछ समय के लिए ये चीजें इकट्ठी होती है। इतनी बात क्लियर है? अब इकट्ठी होने के पश्चात फिर आगे क्या होता है? तो भैया डीसीटी हमने पढ़ ली और कलेक्टिंग डक्ट हमने पढ़ ली, तो नंबर 14 तक तो हमको सारी चीजें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो क्या करें भैया, जगह कम है, हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि भैया आपको पढ़ाते जाए आगे, वैसे समझना पड़ेगा। वैसे अगर आपको नेफ्रॉन की संरचना के बारे में और डिटेल में जानना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर भी भैया मैंने बहुत अच्छे से
वहाँ तो मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई है, तो एक एक का बहुत अच्छे से कार्य पढ़ाया है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर ये टर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इनको लिख लेते हो और याद कर लेते हो तो 100 में से 80% जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टर्म से आने की संभावना है। इतनी बात क्लियर है। तो नेफ्रॉन की संरचना हमने पढ़ ली, जो कि किडनी की कोशिका थी, किडनी की सबसे छोटी इकाई थी, किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई थी। वोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या होता है, पीसीटी क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, असेंडिंग लिम्ब क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है कि नहीं है, डीसीटी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट क्या है। यहाँ तक हमारी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है भैया। इतनी बात क्लियर है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन्हें मिटा देता हूँ। मिटा दो भैया। ओके ओके भैया, अब ध्यान से समझना। अब और भी चीजें हैं। अब हमें समझना है कि भाई यूरेटर डक्ट क्या है। ठीक है, अब हमें क्या समझना है कि भाई यूरेटर डक्ट क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरेथ्रा क्या है कि नहीं है, नेफ्रोलॉजी क्या है। इसके अलावा हमें समझना है यूरेटोलॉजी क्या है और जीएफआर क्या है भैया। आइए एक एक के बारे में समझते हैं। ये हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है भैया, यहाँ से लेकर के इस जगह तक, ये सब भैया नेफ्रॉन की संरचना में आते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में नेफ्रॉन के संरचना का सचित्र वर्णन कैसे होता है, एक एक कार्यों के बारे में जो भी मैंने आपको पढ़ाया उनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके भैया, अब बात समझते हैं कि भैया यूरेटर डक्ट क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है और यूरेथ्रा क्या है। देखिए भैया, ये आपकी किडनी है। किडनी का आकार कैसा होता है, राजवा के समान। ये क्या है, ये आपकी किडनी है। ये क्या है, आपकी किडनी है। और इस किडनी में क्या है, बहुत सारे नेफ्रॉन है भैया। क्या है, बहुत सारे नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का काम क्या है भाई, किडनी की कोशिका है ये नेफ्रॉन, किडनी की सबसे छोटी इकाई है, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जो काम किडनी का है वही काम इस नेफ्रॉन का है। इसलिए तो इस नेफ्रॉन को किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा गया है, क्योंकि संरचना देने का काम और कार्य करने का काम यही करता है आपकी किडनी में। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब नेफ्रॉन में हमने देखा कि भैया ब्लड को फिल्टर किया और भैया यूरिन का निर्माण किया। तो आपकी इस किडनी में किसका निर्माण हुआ, इस यूरिन का, इस मूत्र का निर्माण हो चुका है भैया। अब आपकी किडनी से क्या जुड़ी हुई होती है, कुछ इस तरीके से दो नलियां जुड़ी हुई होती है भैया। अब ये नली क्या है, ये है भैया हिंदी में कहा जाता है मूत्रवाहिका। क्या कहा जाता है, मूत्रवाहिका कहा जाता है इन नलियों को, मूत्रवाहिका कहा जाता है। अरे यार क्या हुआ, क्या कहा जाता है, मूत्रवाहिका कहा जाता है इन नलियों को। इंग्लिश में कहा जाता है यूरेटर डक्ट। अब ये यूरेटर डक्ट क्या करती है, किडनी में जो यूरिन का निर्माण हुआ है, जो मूत्र का निर्माण हुआ है, उसे भैया इन नलियों की सहायता से कहाँ पे पहुंचाना। यहाँ पर एक संरचना होती है भैया, यहाँ पर एक संरचना होती है और इस संरचना का नाम क्या है, इस संरचना का नाम होता है भैया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। तो इस मूत्राशय तक पहुंचाना। अब इस मूत्राशय में कुछ समय के लिए आपका यूरिन ठहरता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं, यूरेटर डक्ट का काम क्या है, किडनी में जो यूरिन का निर्माण हुआ है उस यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय तक पहुंचाना। और मूत्राशय से भैया फिर मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा जुड़ा हुआ होता है, यानी कि मूत्र मार्ग जुड़ा हुआ होता है भैया। तो मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से ये यूरिन बाहर निकल जाता है और इस यूरिन में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके शरीर से बाहर निकल जाती है भैया। मैंने भी तो आपसे शुरुआत में यही कहा था कि भैया ये जो उत्सर्जी तंत्र है, ये जो उत्सर्जन तंत्र है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो जहरीले पदार्थ है, उन्हें शरीर से बाहर निकालना। किसकी सहायता से, मुख्य रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भैया यूरिन की सहायता से शरीर से बाहर निकलते हैं, कुछ इस तरीके से। तो अब आपको समझ में आ गया यूरेटर डक्ट क्या है। किडनी में जो यूरिन का निर्माण हुआ है, आपकी किडनी में जो मूत्र का निर्माण हुआ है भैया, वो यूरेटर डक्ट यानी कि मूत्रवाहिकाओं की सहायता से कहाँ पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है,
इसकी भराव क्षमता पता है कितनी होती है? लड़कों में तो होती है 800 ml और लड़कियों में होती है 500 ml। लेकिन जब 150 से लेकर के 250 ml ये भर जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, तब भैया हमें महसूस होने लग जाता है कि अब भैया मूत्र को त्याग देना चाहिए। और ये जो मूत्र मार्ग होता है इसकी लंबाई लड़कों में तो 10 सेंटीमीटर होती है और लड़कियों में 2.5 सेंटीमीटर होती है। लड़कों में कितनी होती है? लड़कों में 10 सेंटीमीटर होती है और लड़कियों में कितनी होती है? लड़कियों में भैया होती है 2.5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यूरेथ्रा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरेटर क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात आती है नेफ्रोलॉजी क्या है। तो भैया किडनी, जो आपकी किडनी होती है, इस किडनी के बारे में अध्ययन आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। और यूरेटोलॉजी क्या है? तो पूरे उत्सर्जन तंत्र का पूरा एक्सीरेटरी जो सिस्टम है, जो एक्सीरेटरी सिस्टम है, अगर इसका अध्ययन आपको करना है तो उसके लिए आपको यूरेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा भैया। जीएफआर क्या है? तो जीएफआर के बारे में मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें मैं मिटा देता हूँ और फिर आगे समझते हैं भैया। क्या मजा आया पढ़ने में? क्या चीजें आपको समझ में आई? यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये 20 के 20 टर्म याद कर लेते हैं तो 100 में से 80% जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो इन्हीं टर्म में से आते हैं भैया। उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। पर्सनल मैंने अलग से आपको नेफ्रॉन की संरचना पढ़ा रखी है। नहीं पढ़ी है तो आपको दोनों का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। जीएफआर के बारे में पढ़ ले भैया। ओके, मिटा दो इसको। ओके भैया, हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए भैया, आगे बढ़ते हैं। जीएफआर, जीएफआर इसकी फुल फॉर्म होती है भैया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये जीएफआर की फुल फॉर्म है भैया। क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट यानी कि आपका जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को फिल्टर करता है। ये तो मैंने अभी आपको नेफ्रॉन की संरचना में बताया, और ग्लोमेरुलस के बारे में हमने कहाँ पढ़ा? नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ा। तो जिस दर से भाई, जिस दर से आपका जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को फिल्टर करता है, उसी दर को क्या कहा जाता है? जीएफआर कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछी जाती, इसका मान पूछा जाता है कि भैया जीएफआर मान कितना होता है? तो 125 ml होता है भैया पर मिनट आपका जीएफआर मान। और दिन के बारे में पूछे तो 180 लीटर पर डे होता है भैया आपकी किडनी का जीएफआर मान। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोबारा से समझ लेना। जीएफआर क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इसका पूरा नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होती है। तो वह दर, जिस दर से आपका जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को फिल्टर करता है, उस दर को जीएफआर मान कहा जाता है। और कितना है? 125 ml, यानी कि प्रत्येक मिनट में आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्टर है भैया वो 125 ml ब्लड को छान करके अलग कर देता है। और प्रतिदिन में आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्टर है वो 180 लीटर प्रतिदिन भैया ब्लड को छान कर देता है। ये सिर्फ एक नेफ्रॉन की बात नहीं है, एक नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस फिल्टर है वो उसकी बात नहीं है भैया। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, उन नेफ्रॉन में जितने भी ग्लोमेरुलस फिल्टर है, तो वैसे ही दोनों किडनियों में जितने भी जो ग्लोमेरुलस फिल्टर है भैया वो सभी एक दिन में 180 लीटर ब्लड को छान करके अलग कर देते हैं। और प्रत्येक मिनट में 125 ml ब्लड को छान करके अलग कर देते हैं भैया, वो होता है जीएफआर मान। तो बहुत बार आपसे ये 180 लीटर के बारे में पूछा गया, 125 ml के बारे में पूछा गया है। किडनी का जीएफआर मान प्रति मिनट पूछे तो 125 ml बता देना, प्रति डे पूछे तो 180 लीटर बता देना भैया। तो अब आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोटेलिक क्या है, यूरोटेलिक क्या है, दोबारा से बताता हूं। अमोनोटेलिक क्या है, यूरियोटेलिक क्या है, यूरिकोटेलिक क्या है, ग्वानोटेलिक क्या है, किडनी क्या है, नेफ्रॉन क्या है, बोमेंस कैप्सूल क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या है, पीसीटी क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, असेंडिंग लिम्ब क्या है, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, यूरेटर डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, नेफ्रोलॉजी, यूरेटोलॉजी और जीएफआर मान, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
गाइज इस यूट्यूब चैनल पर मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी से, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा था चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छे तरीके से। 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें भैया 7वां चैप्टर चालू है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, 7वां चैप्टर भी समाप्त होने वाला है। आपकी रेलवे की जो एग्जाम आएगी उससे पहले मैं आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा भैया। फिलहाल अभी मैं रेलवे वाले बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसकी क्लास सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आती है भैया। इतनी बात क्लियर है तो आप चैनल पर जाइए, हमारी वीडियो देखिए, आपको बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो, रेलवे चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अदर गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। जो चीज़ें आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होती है उससे अच्छी चीज़ देने की कोशिश करते हैं हम आपको। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।